हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक होगा आज आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, आपको बेटे पहले वाला टॉपिक भी याद होगा, उस टॉपिक का नाम था डीएनए। तो डीएनए के बेटे अपन ने द्विगुणन के बारे में पढ़ा, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है इसके बारे में पढ़ा, है ना। तो आज यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक है बेटे, और ये टॉपिक होगा आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा बेटे कि डीएनए और आरएनए क्या क्या होता है। तो डीएनए होता है वह दोहरी श्रृंखला वाला होता है, जो आरएनए होता है वह एकल श्रृंखला वाला होता है। डीएनए बेटे नॉर्मली आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, जबकि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है। उसके अलावा डीएनए के अंदर थायमिन नाइट्रोजन क्षारक होता है बेटे, और आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक। डीएनए के अंदर यहां पर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई, मतलब डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो बेटे ये कुछ अंतर को देखते हुए आज अपन को पूरा टॉपिक लेना है, यानी आरएनए। तो ये आपको पहले से ही पता होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है बेटे उसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार तो डीएनए जो अपन ने पूरा उसको पढ़ लिया, और दूसरा प्रकार उसका होता है आरएनए जिसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइएगा अपन देखते हैं बेटे, यानी डीएनए के बाद में अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा आरएनए यानी आरएनए। तो यहां आप देखिएगा कि ये टॉपिक यहां से शुरुआत करते हैं बेटे। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा यानी आरएनए। तो आरएनए की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, यानी आरएनए जिसे आप कहेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों एक तो इसकी ये फुल फॉर्म याद रखनी है कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर ये जो आरएनए है, ये आरएनए बेटे सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये आपको याद रखना है कि डीएनए तो दोहरी श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जबकि जो आरएनए होता है वह सिंगल स्ट्रैंड या एकल श्रृंखला से मिलकर बना अणु है। तो इसके लिए आप सबसे पहला पॉइंट यही याद रखेंगे कि जो आरएनए होता है यह होता है बेटे एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना। तो ये आपको सबसे पहला याद रखना। इसी वजह से यहां पर आरएनए को एसएस आरएनए कहा जाता है, एसएस आरएनए। यानी बेटे जो आरएनए होता है यह हमेशा एकल ही श्रृंखला का बना होता है, यह एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जिसे अपन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कहते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर आपको इसका अपवाद याद करना चाहिए कि यहां पर जो इसका एक्सेप्शन आएगा, इसका जो अपवाद आएगा वो अपवाद एक तो याद रखना बेटे रियो वायरस, एक तो रियो वायरस याद रखना है, और एक याद रखना है आपको उंड ट्यूमर वायरस। ये दो वायरस ऐसे हैं जिनका जो डीएनए है, इनका जो आरएनए है वह डबल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। तो एक बार देख लें आप अच्छी तरह से। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि आरएनए जो होता है वह केवल एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होगा। लेकिन बेटे इसमें आपको अपवाद याद रखना है, एक तो रियो वायरस और एक उंड ट्यूमर वायरस। ये ऐसे वायरस हैं जिनका जो आरएनए होता है वह दोहरी श्रृंखला वाला होता है, यानी डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर हमारा पहला पॉइंट जो पूरा होता है बेटे, ये पहला पॉइंट इसी रूप में पूरा होता है कि पहले यहां पर बना होता है हमारे पास में यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये टॉपिक होगा यहां पर सेकंड, जिसमें आपको याद रखना है कि श्रृंखला की दिशा, यानी ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इस श्रृंखला की जो दिशा होगी वह 3 days to 5 days होगी। ये भी आपको, जैसे डीएनए में अपन ने क्या पढ़ा था कि डीएनए दोहरी श्रृंखला वाला होता है, और दोहरी श्रृंखला में से
एक श्रृंखला की दिशा तो 3 days to 5 days थी बेटे, और दूसरी श्रृंखला की दिशा थी हमारे पास में 5 days to 3 days। लेकिन यहां पर जो आरएनए है, यह आरएनए केवल एकल श्रृंखला का बना होता है, और इस एकल श्रृंखला की जो दिशा होती है, यह दिशा आपको याद रखनी है, यानी 3 days to 5 days में ही होगी। उसके बाद में फिर क्वेश्चन आएगा कि आरएनए की उपस्थिति क्या है, यानी आरएनए कहां उपस्थित होगा, आरएनए की उपस्थिति। तो आरएनए की उपस्थिति में एक तो ये बेटे आपको मिलेगा कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, और एक आप इसको याद रख लेना कि मोस्टली आरएनए मिलेगा आपको केंद्रिका में। यानी जो आरएनए है, अधिकतर आरएनए ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, या फिर आरएनए जो होता है वह केंद्रिका में भी बनता है, और कुछ आरएनए डीएनए के अंदर या केंद्रक के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आरएनए की जो उपस्थिति है वह कोशिका द्रव्य है और साथ में केंद्रिका है। बेटे ये एकल श्रृंखला होने के कारण, एकल श्रृंखला होने के कारण यहां पर आपको याद रखना है कि जो आरएनए होता है ये चारगॉफ नियम व सार अनुपात, चारगॉफ नियम और ये सार अनुपात का पालन नहीं करता, का पालन नहीं करता है। तो यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि आरएनए सिंगल श्रृंखला वाला होता है, और आरएनए सिंगल श्रृंखला वाला होने के कारण चारगॉफ रूल इस पर लागू नहीं होगा, सार अनुपात का रूल इस पर लागू नहीं होगा। कैसे लागू नहीं होगा कि चारगॉफ रूल आपको क्या कहता है, आपको यह कहता है बेटे कि प्यूरिन नाइट्रोजन सारकों की संख्या पिरिमिडिन नाइट्रोजन सारकों के बराबर होती है। लेकिन चूंकि यहां पर तो एक ही श्रृंखला है, तो एक ही श्रृंखला में कैसे बताएंगे अपन कि प्यूरिन नाइट्रोजन सारक पिरिमिडिन नाइट्रोजन सारकों के बराबर है। तो इस कारण से यहां पर चारगॉफ का रूल भी नहीं लगेगा। दूसरा आपको याद रखना है कि बेटे यहां पर इसमें सार अनुपात, जिसको अपन कहते हैं A+T/G+C इक्वल, यानी A+T/G+C बराबर स्थिरांक। तो यहां पर भी A+T/G+C, यानी ये भी यहां पर लागू नहीं होगा। तो क्या क्या अभी तक आपको याद हुआ कि आरएनए कैसा होता है, एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना, यानी एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का यह बना होता है। अपवाद याद करना है कि एक तो रियो वायरस और एक ऊन ट्यूमर वायरस, ये दो ऐसे आरएनए हैं जो बने होते हैं डबल स्टैंड आरएनए के। उसके बाद में बेटे इनकी दिशा आपको याद करनी है। तो आरएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसकी दिशा हमेशा 3 days to 5 days ही रहेगी, जबकि डीएनए में याद है ना आपको कि डीएनए में एक श्रृंखला तो 3 days to 5 days होती है और दूसरी श्रृंखला होती है 5 days to 3 days। उसके बाद में की उपस्थिति याद कर लेना कि कोशिका द्रव्य में और केंद्रिका में भी यह पाया जाता है। और आरएनए के अंदर बेटे कि एक तो चारगॉफ नियम का पालन नहीं होता, और दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें सार अनुपात का पालन नहीं होता। तो यहां तक तो क्लियर। अगले बात पर आते हैं अपन कि यह जो आरएनए होता है, यह आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो बेटे यहां अपन देखते हैं, यानी यहां पर अपन लिखते हैं टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए, यानी आरएनए के कितने प्रकार होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि आरएनए कितने प्रकार का होगा। तो अभी आप तो ये सोच रहे होंगे कि आरएनए 3 प्रकार का होगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। नहीं बेटे, आनुवांशिकता के आधार पर आरएनए पहले 2 प्रकार का होगा। इसमें पहला प्रकार जो अपन यहां पर लेंगे, यह प्रकार होगा हमारा जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए। इसे आप लिख सकते हैं जीआरएनए, यानी जेनेटिक आरएनए। तो ये याद रखना, क्योंकि कुछ वायरसेज ऐसे होते हैं बच्चों कि वायरस में या तो डीएनए ही पाया जाएगा या फिर आरएनए ही पाया जाएगा। यहां पर डीएनए तो आनुवांशिक होगा ही सही, लेकिन जिन वायरसों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में अगर आरएनए होगा तो वह आरएनए वहां पर आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा। तो यहां आप देखिएगा जेनेटिक आरएनए, यानी ये किसकी तरह काम करेंगे, आनुवांशिक, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ का
कार्य। तो ये याद रखना कि ये जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करने वाले हैं, इन्हें सबको अपन जेनेटिक आरएनए कहते हैं। और इनके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बेटे फ्रैंकेल और कॉर्नेट। फ्रैंकल और साथ में कॉर्नेट, फ्रैंकल और कॉर्नेट। तो ये आपको याद रखना है कि पहला आरएनए हमारा जेनेटिक आरएनए, और ये जो जेनेटिक आरएनए है ये बेटे वायरसों के अंदर होता है और वहां पर ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। तो इसके एग्जाम्पल में आपको लिखना है, यानी कौन सा, प्लांट वायरस, प्लांट वायरस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि बेटे पहला आरएनए मैंने आपको बताया, कौन सा आरएनए, जेनेटिक। याद रखना, सीधे याद नहीं रखना है, आपको सीधे याद नहीं रखना है। अधिकतर बच्चों को सीधा याद करते हैं कि आरएनए 3 प्रकार का, लेकिन बेटे पहले आनुवांशिकता के आधार पर आरएनए को अपन 2 भागों में बांटेंगे, जेनेटिक आरएनए और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए अधिकतर तो ये नहीं पाया जाता है, ये मुख्यतः बेटे वायरसेस के अंदर होता है, क्योंकि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो डीएनए होगा या आरएनए। कभी भी ऐसा मत बोलना कि डीएनए वो आरएनए, डीएनए या आरएनए होगा बेटे, तो डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल होगा ही सही, लेकिन जिन वायरसेस के अंदर बेटे आरएनए मौजूद होता है तो वहां पर यह आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अब 2 तरह के वायरस होते हैं जो जंतुओं को संक्रमित करेंगे, वो तो जंतु वायरस कहलाते हैं, और जो पादपों के अंदर रोग पैदा करेंगे ये बेटे प्लांट वायरस कहलाते हैं। तो अधिकतर डीएनए जो होता है ये तो बेटे एनिमल वायरसेस के अंदर मिलता है, और जो प्लांट वायरस होते हैं इनका आनुवांशिक पदार्थ हमेशा आरएनए होता है। तो यहां मैंने इसका एग्जाम्पल भी बता दिया, यानी एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे बेटे, प्लांट वायरसेस। तो ये तो हमारे पास में जेनेटिक आरएनए है। दूसरा आरएनए यहां पर आपको याद रखना है, और ये है नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। अब ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए है, जैसा नाम से लग रहा है ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं होंगे, तो ये याद रखना, आनुवांशिक पदार्थ नहीं, आनुवांशिक पदार्थ नहीं, यानी जो नॉन जेनेटिक आरएनए है यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। अब ये 3 टाइप के होते बेटे, ये होते हैं यहां पर 3 प्रकार। यहां आप दिल खोल के याद रख सकते हैं कि ये तीनों जो आरएनए होंगे नॉन जेनेटिक आरएनए, ये 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के में ये पहला प्रकार मेरा है एम आरएनए, एम आरएनए। सेकेंड प्रकार बेटा मेरा यहां पर है यानी आर आरएनए, और तीसरा प्रकार यहां पर आपको याद रखना है तो ये है मेरे पास में टी आरएनए। तो आप देख लें कि ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए हैं जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। बेटे इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है कि एम आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहेंगे, यानी संदेशवाहक आरएनए। बेटे टी का मतलब यहां पर आप कहोगे इसे ट्रांसफर आरएनए, यानी स्थानांतरण आरएनए। और आर आरएनए ये होगा राइबोसोमल, ये यहां पर आपको याद रखना है। तो बेटे यहां पर जो पहला ये दूसरा आरएनए होगा, ये आरएनए होगा हमारा राइबोसोमल, और तीसरा आरएनए यहां पर होगा तो ये होगा ट्रांसफर आरएनए। तो यहां आप देख लें, यहां आप अच्छी तरह से देख ले बच्चों कि एम का माने तो मैसेंजर, मैसेज लाने वाला, और आर का माने राइबोसोमल, राइबोसोम पर पाया जाने वाला, और टीआरएनए यानी ट्रांसफर, यानी अमीनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने वाला। और ये तीनों के तीनों जो आरएनए हैं ये यूज होते हैं बेटे, ये भाग लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, ये भाग लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण में। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन संश्लेषण कैसे होगा, तो यहां समझने की कोशिश करना
कि यहां पर बेटे ये कोई कोशिका है, यहां हमारे पास में ये न्यूक्लियस है और ये यहां पर है राइबोसोम। तो ये तो राइबोसोम है और ये हमारे पास में न्यूक्लियस है। अब आप देखो ये तीनों आरएनए कैसे भाग लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस से सबसे पहले एमआरएनए यहां पर बनेगा और ये प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को कहां लाएगा, यानी राइबोसोम पर लाएगा। तो बेटे ध्यान रखना, जो डीएनए होता है, ये डीएनए जो केंद्रक के अंदर मौजूद है, वहां पर ये अपनी प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को ये एमआरएनए पर ट्रांसफर करता है और वह एमआरएनए उस प्रोटीन निर्माण की टेक्नोलॉजी को, उस प्रोटीन निर्माण की सूचना को लेकर कहां पर आएगा, राइबोसोम पर। यानी न्यू समझो कि बेटे ये न्यूक्लियस तो अमेरिका है और हमारा जो राइबोसोम है ये भारत है। अब हमें यहां पर कोई फैक्ट्री डालनी है तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी अपन बाहर से मंगाते हैं, तो टेक्नोलॉजी जो बाहर से आएगी वो यहां पर एमआरएनए के रूप में आएगी। तो एमआरएनए इस केंद्रक से प्रोटीन निर्माण की सूचना को लेकर कहां पर आ गया, राइबोसोम पर। उसके बाद में बेटे यहां पर जगह जगह पर ये अमीनो एसिड बिखरे हुए रहते हैं, तो टीआरएनए इन अमीनो एसिड को लेकर कहां चला जाएगा, यानी राइबोसोम पर। तो ये ध्यान रखना बेटे, कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी। जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के बाद में फैक्ट्री डल गई, अब हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल जो प्रोटीन का होता है यह अमीनो एसिड होता है। तो कोशिका द्रव्य से टीआरएनए कई सारे अमीनो एसिड को उठा करके कहां लाएगा, राइबोसोम पर लाएगा। और फिर राइबोसोम पर पहले से मौजूद है कौन सा आरएनए, आरआरएनए। तो ये आरआरएनए अमीनो एसिड को लाने वाले टीआरएनए और प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को लाने वाले एमआरएनए, इन दोनों के लिए राइबोसोम पर व्यवस्था प्रदान करता है या इनको जुड़ने के लिए स्थान देता है। तो याद रखना कि बेटे तीनों आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेंगे। कैसे भाग लेंगे कि एमआरएनए प्रोटीन निर्माण की टेक्नोलॉजी को, प्रोटीन निर्माण की सूचना को केंद्रक से कहां लाएगा, राइबोसोम पर। तो इसको कह देंगे अपन मैसेंजर आरएनए। उसके बाद में जो टीआरएनए होगा, तो बेटे टीआरएनए क्या करेगा, कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्लों को लेकर कहां ट्रांसफर करेगा, राइबोसोम पर। तो टीआरएनए को अपन ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। और जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम वहां पर, ये जो आरआरएनए होता है, ये राइबोसोम पर आने वाले टीआरएनए के लिए, उस पर आने वाले एमआरएनए के लिए स्थान उपलब्ध कराता है या इनकी व्यवस्था देखता है। तो इस तरह से ये तीन आरएनए होते हैं। तो एक बार और समझ लें कि आरएनए बेटे आनुवांशिकता के आधार पर पहले दो प्रकार के, पहला आरएनए जेनेटिक आरएनए जो आपको देखने को मिलेगा पादप वायरसेस के अंदर, और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए, और ये आरएनए तीन प्रकार के होंगे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। और तीनों आरएनए सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो आइए बच्चों, अब अपन इन तीनों आरएनए का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहां पर एक कॉलम में तो बेटे मैं यहां पर लिख रहा हूं, यानी इधर आप देख लीजिएगा कि यहां पर हमारे पास में है कि ये तो है एमआरएनए, यहां अपन लेते हैं दूसरा बेटे यहां पर आरआरएनए, और तीसरा अपन यहां पर ले लेते हैं यानी टीआरएनए। तो इनका अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या अंतर आपको नजर आता है। और इधर मैं यहां पर ले लेता हूं ये इसके लक्षण। तो एक बार और देख ले कि तीनों आरएनए को अपन को तुलनात्मक पढ़ना है। तो पहला तो है एमआरएनए, दूसरा है बेटे आरआरएनए और तीसरा है टीआरएनए। अब देखते हैं कि तीनों आरएनए के अंदर हमें कौन कौन से अंतर नजर आते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पर लेंगे खोजकर्ता। सबसे पहले यहां ले लीजिएगा बेटे खोजकर्ता, यानी किसने खोजा। तो एमआरएनए का खोजकर्ता तो है हग्सले, और इसका खोजकर्ता है बेटे कुंज, और इसका खोजकर्ता है यानी होगलैंड।
हॉगलैंड। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें कि सबसे पहले mRNA को डिस्कवर किया हग्सले ने। ये तो याद करना पड़ेगा बच्चों, वैज्ञानिकों का नाम है। अब वो वाली बात है यार कि आज अगर ये नाम हमारे दादा बाबा दे जाते तो आज हमें क्या याद करना पड़ता, रामलाल जी, श्यामलाल जी, किरोड़ीमल जी, लेकिन अंग्रेजों ने खोजा इन्हें, तो अब अंग्रेजों को झेलना पड़ेगा, आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। तो mRNA को किसने खोजा, हग्सले ने खोजा। उसके अलावा बेटे कुंज ने इसको खोजा, हाँ कुंज बिहारी याद कर लेना, और साथ में उसको हॉगलैंड ने डिस्कवर किया। अब इनको अदर नेम से किस नाम से जानेंगे, यानी क्या इनके और भी नाम हैं, तो इनके अन्य नाम क्या होंगे, तो बेटे mRNA को कहेंगे विषमांगी या टेम्पलेट आरएनए। तो याद रखना mRNA के दो नाम हैं बेटे। जब ये बनता है ना तो ये दो रूपों में बनता है। विषमांगी होता है, इसमें इंट्रोन एक्सोन पाए जाते हैं, तो ये विषमांगी यानी हेट्रोजीनस होता है। और ये डीएनए के सांचे पर बनता है। डीएनए जब खुलता है तो उसकी एक श्रृंखला पर ये एमआरएनए बनता है, तो इस कारण से इसको सांचा आरएनए भी कहते हैं। देखो विषमांगी क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटे ये बनता है तो इसमें वहां पर दो रूप पाए जाते हैं, इंट्रोन और एक्सोन, तो दो रूपों में ये बनता है तो विषमांगी है। और ये डीएनए के सांचे पर बनता है। डीएनए की जो दो श्रृंखलाएं होती है उनमें से किसी एक श्रृंखला पर इसका निर्माण होता है, इस कारण से इसको सांचा आरएनए भी कहते हैं। इसको यहां पर घुलनशील आरएनए कहते हैं, इसको यहां पर घुलनशील आरएनए भी इसको यहां कहोगे, और इसे आप कह सकते हो अघुलनशील आरएनए। एक तो घुलनशील होगा और ये होगा बेटे यहां पर हमारे पास में अघुलनशील आरएनए, अघुलनशील आरएनए। और साथ में इसको यहां पर अडाप्टर आरएनए भी कहेंगे, एडाप्टर आरएनए भी इसको कहोगे। देखो कैसे, क्योंकि बेटे यही टीआरएनए अमीनो एसिड को अडाप्ट करता है, अमीनो एसिड को लेकर के, और ये कहां पर आता है, राइबोसोम पर आता है, इस कारण से इसको अडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है। तो अन्य नाम आपको याद हो गया, कौन कौन से अन्य नाम हैं, यानी एक तो विषमांगी, उसके अलावा घुलनशील और उसके अलावा अघुलनशील। इनकी उपस्थिति देखे बेटे ये कहां आपको देखने को मिलेंगे, तो तीसरे नंबर पर इनकी प्रेजेंटेशन यानी इनकी उपस्थिति देखो, तो ये तो आपको मिलेगा केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में। बेटे ये आरआरएनए आपको देखने को मिलेगा कहां पर, यानी केंद्रिका में, ये याद रखना, ये केंद्रिका में, और ये वापस आपको देखने को मिलेगा यानी केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य। तो ये इनकी उपस्थिति भी आप देख लो कि आपको mRNA केंद्रक द्रव्य में देखने को मिलेगा, बेटे rRNA केंद्रिका में मिलेगा, और ये कहां मिलेगा, वापस केंद्रक द्रव्य में। तो इनकी आपको क्या याद हो गई, उपस्थिति भी याद हो गई। उपस्थिति के बाद में आगे अपन देखेंगे, यानी अगला लक्षण, तो इनकी प्रतिशत मात्रा, इनकी प्रतिशत मात्रा, यानी कौन सा आरएनए कितने परसेंट होगा, कौन सा आरएनए सबसे ज्यादा होगा, कौन सा आरएनए सबसे कम होगा। तो फिर यहां आप देखें तो यहां पर बेटे ये तो आपको मिलेगा 5 से 10%, यानी न्यूनतम सबसे कम ये मिलेगा आपको यहां पर 80%, यानी बेटे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है rRNA, और ये आपको देखने को मिलेगा यानी 10 से 15%। तो यहां आप देख ले कि प्रतिशत मात्रा में 5 से 10%, यह 80%, और वो होगा 10 से 15%। तो बेटे ये प्रतिशत मात्रा भी आपको याद हो जाएगी। देखो याद करना पड़ेगा बच्चों ये, यानी यहां पर 10 से 5, 5 से 10, 80, और वह 10 से 15%। यहां तक भी क्लियर हुआ। उसके बाद में अगर अपन साइज की बात करें, यहां पर 5वें नंबर पर अपन बेटे यहां पर साइज लेते हैं, तो साइज में ये तो होगा यहां पर, यानी सबसे बड़ा ये होगा बेटे साइज में
मध्यम और ये होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो ये ध्यान रखना बेटे, यानी ये जो आरएनए यहां पर होगा, ये आरएनए यहां पर होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो ये क्वेश्चन अधिकतर आ चुका है कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, तो सबसे छोटा आरएनए होता है टीआरएनए। तो यहां आप देख लें कि क्या क्या आपको याद हुआ, यानी साइज में ये सबसे बड़ा है, ये मध्यम साइज का है और ये सबसे छोटा है। जब साइज का पता लग गया तो इनकी आकृति भी आप देख लो। तो यहां आप छठे नंबर पर आप इसके लेना बेटे साइज के बाद में शेप, यानी शेप का माने होता है आकृति। तो ये तो होगा रेखीय, यानी ये जो एमआरएनए होता है ये बेटे रेखीय होता है, जबकि ये जो आरआरएनए होता है ये आपको यहां पर याद रखना है लूप नुमा, यानी ये इस तरह से आपको याद रखना है, लूप नुमा। और ये जो टीआरएनए होता है ये आपको याद रखना है, ये होता है लौंग की पत्ती समान, लौंग की पत्ती समान, यानी इस तरह से ये टीआरएनए। आगे अपन इसका डायग्राम भी बनाएंगे। ये इस तरह से बेटे ये आरएनए मिलता है, ये इस तरह से यहां पर ये टीआरएनए होता है। तो ये यहां पर होगी क्लोवर लीफ, यानी इसको लौंग की पत्ती को आप कह सकते हैं क्लोवर लीफ समान। तो ये सारे के सारे अंतर एक बार और आपको यहां पर इसको दोहराना है। तो किस तरह से आप याद करेंगे, तो यहां आप देख ले बच्चों, यहां पर पहले खोजकर्ता आप देखना, तो खोजकर्ता इसका हग्जले है और इसका कुंज है और उसका होगलैंड है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अन्य नाम में ये विस्मांगी और ये घुलनशील और ये अघुलनशील या फिर एडाप्टर आरएनए भी इसको कह सकते हो। उसके बाद में उपस्थिति में बेटे एमआरएनए केंद्रक में पाया जाएगा और आरआरएनए केंद्रिका में पाया जाएगा और टीआरएनए केंद्रक द्रव्य में पाया जाएगा। उपस्थिति का पता लग गया। उसके बाद में प्रतिशत मात्रा ये जरूर याद करना। तो बेटे इसमें ये एमआरएनए 5 से 10% होता है, आरआरएनए 80% सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और टीआरएनए 10 से 15% होता है। ये प्रतिशत मात्रा भी आपको याद हो गई। उसके बाद में इनकी साइज देखो, इनका आकार देखो। तो एमआरएनए सबसे बड़ा माना जाता है, आरआरएनए मध्यम माना जाता है और जो टीआरएनए है ये सबसे छोटा माना जाता है। तो ये यहां तक आपको याद रखना है। अगले लक्षण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगले लक्षण में भी वही टेबल बनेगी बेटे। यहां पर अगले लक्षण में अपन देखते हैं यहां पर, तो वही पहले एमआरएनए, वापस आप टेबल बना सकते हैं एमआरएनए और फिर यहां पर आप लीजिएगा आरआरएनए और फिर यहां पर बेटे ये तीसरा होगा टीआरएनए। तो ये यहां पर तो टीआरएनए में ये यहां पर अपन ने टेबल बनाई, वही यहां पर अपन सबसे पहले लेंगे बेटे यानी लक्षण। तो अपन 6 लक्षण तो पढ़ चुके हैं। अब 7वां लक्षण यहां पर अपन ले रहे हैं। तो 7वां लक्षण यहां पर आप देखिएगा कि यहां 7वां जो लक्षण होगा, 7वां लक्षण हमारे पास में ये होगा न्यूक्लियोटाइड की संख्या। यानी 7वां लक्षण आप लीजिएगा न्यूक्लियोटाइड की संख्या। तो बेटे न्यूक्लियोटाइड की संख्या में इसमें होती है 1000 से 1500 न्यूक्लियोटाइड, इसमें होती है लगभग 10,000 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड और इसमें न्यूक्लियोटाइड मात्र होती है यानी 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड, 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड। तो यहां आप देख लें कि यहां पर 75 से 80, इसमें आप यहां पर याद रखेंगे 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख ले कि बेटे अगला लक्षण है न्यूक्लियोटाइड की संख्या, क्योंकि अपन ने पहले ही क्या कहा था कि आरएनए भी
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती क्या है कि बेटे जो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर जो ये mRNA है इसमें 1000 से 1500 न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेगी। rRNA है इसमें लगभग 10,000 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगी। और जो tRNA है इसमें मात्र 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगी। तो ये न्यूक्लियोटाइडों की संख्या भी पता लग गई। आगे अगला लक्षण आप लीजिएगा तो बेटे यहां पर यह होगा श्वेदबर्ग इकाई। श्वेदबर्ग इकाई, यहां पर अगला लक्षण इसका आपको पढ़ना है तो यह होगा श्वेदबर्ग इकाई। इसकी श्वेदबर्ग इकाई जो होती है ये बेटे 8s के रूप में मानी जाती है। और इसकी श्वेदबर्ग इकाई में यूकैरियोटिक डीएनए की बता रहा हूं तो एक तो 28s, उसके अलावा बेटे 5.8s, उसके अलावा 5s और एक यहां पर होगी 18। ये मैंने यहां पर यूकैरियोटिक सेल का लिया है। यूकैरियोटिक सेल, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल लेता तो बेटे उसके अंदर 23s बताता और 16s बताता। अभी यहां पर मैं यूकैरियोटिक सेल ले रहा हूं जिसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं इसकी बड़ी इकाई में तो होते हैं 28, 5.8 और 5s और इसकी छोटी इकाई के अंदर होंगे 18s। यहां मैं बता दूं श्वेदबर्ग इकाई इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, इसको श्वेदबर्ग सेडिमेंटेशन यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आप देखें कि ये तो 8s होगा, ये 28, 5.8 और 5 और 18, इसको कहेंगे बेटे यहां पर ये होता है 4s। 4s तो ये ध्यान रखना tRNA जो होगा ये tRNA होता है 4s। 4s आरएनए भी इसको कहोगे 4s, ये ध्यान रखना। तो ये इनमें हो गए श्वेदबर्ग इकाई। तो श्वेदबर्ग इकाई भी याद रखनी है, याद ही रखना है यहां पर कि इस जगह पर तो 8s, इधर बेटे 28, 5.8, 5 और 18 और उधर याद रखना है 4s। तो 4s के आधार पर टीआरएनए को 4s आरएनए भी कहा जाता है। श्वेदबर्ग इकाई का पता लग गया। उसके बाद में फिर अपन यहां पर 9 नंबर पर देखते हैं। तो 9 नंबर पर यहां अपन देखते हैं, यानी पहले कोडोन देख लो बेटे, कोडोन। तो ये कोडोन 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है। ये आपको याद रखना है, 3 नाइट्रोजन बेस। तो ये कोडोन बेटे इसके अंदर तो प्रेजेंट होंगे, बाकी इसमें भी एब्सेंट होंगे और टीआरएनए में भी एब्सेंट होंगे। तो कोडोन जो संबंधित होगा, यानी कोडोन क्या है, 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है। जो डीएनए बेटे ध्यान रखना कि डीएनए अपनी प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को एमआरएनए पर जो ट्रांसफर करता है, एमआरएनए पर जो स्थानांतरित करता है, वह किस रूप में करता है, कोडोन के रूप में करता है। आगे डिटेल पढ़ेंगे कोडोन की अपन। 64 कोडोन होते हैं बच्चों, और 64 कोडोन में से 61 कोडोन तो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं और 3 कोडोन नॉनसेंस कोडोन होते हैं। इनका डिटेल अपन आगे लेंगे, लेकिन अभी याद कर लेना कि कोडोन एक 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है जो एमआरएनए से संबंधित है। यानी जो डीएनए है वह अपनी विशेष भाषा में, एक विशेष कोड में वह एमआरएनए को अपनी प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं देता है। तो जो जिस भाषा में वह एमआरएनए को प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं देता है वही भाषा कोडोन कहलाती है। तो कोडोन संबंधित होगा एमआरएनए से, बाकी टीआरएनए और आरआरएनए पर यह नहीं पाया जाएगा। उसके अलावा 10वें नंबर पर आप याद रखना एंटीकोडोन। अब एंटीकोडोन क्या होगा कि बेटे यहां पर भी एब्सेंट होगा, ये एंटीकोडोन यहां भी एब्सेंट होगा, लेकिन ये एंटीकोडोन किस में प्रेजेंट होगा, यानी टीआरएनए में। क्योंकि कैसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि बेटे जो टीआरएनए है, यानी यहां पर आप देख लीजिएगा, जैसे ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए। अब टीआरएनए जब राइबोसोम पर आएगा तो बेटे उसके नीचे इस तरह से ध्यान रखना। तो यहां पर जैसे ये 3 कोडोन है, ये है मान लेते हैं ए,
या फिर जी मान लेते हैं अपन, कोई सा भी कोडोन यहाँ पर ले लेते हैं कि सपोज करो यहाँ पर ये कोडोन है, यहाँ पर अगर सी कोडोन है तो इनका जो एंटी कोडोन होगा वह जी और जी होगा। तो टीआरएनए से रिलेटेड ये तो क्या कहलाएंगे, ये तो कहलाएंगे एंटी कोडोन। और बेटे ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए पर ये रचनाएं कहलाएगी यानी कोडोन, ये रचना। तो ये तो है एमआरएनए और ये वाला है टीआरएनए। तो यहां आप देख लें, यानी ये वाला है यहाँ पर टीआरएनए। तो एंटी कोडोन क्या है? एंटी कोडोन कोडोन के पूरक नाइट्रोजन क्षारक हैं। ये याद रखना, क्या है एंटी कोडोन? यानी कोडोन के पूरक नाइट्रोजन क्षारक हैं, जो आपको कहां देखने को मिलेंगे? टीआरएनए में। तो यहां प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट और कोडोन के पूरक होते हैं बेटे, ये भी आपको याद रखना है। कोडोन के पूरक, कोडोन के पूरक होते हैं और इनका काम क्या होता है? यानी एमआरएनए पर अपने स्थान को पहचानना, अपने स्थान को पहचानना, ये याद रखना, ये इनका कार्य है। क्योंकि आप देख ले कि जब टीआरएनए यहां पर किसे लेकर आएगा बेटे? अमीनो एसिड को लेकर आएगा। तो अमीनो एसिड को लेकर जब ये राइबोसोम पर आएगा तो उस राइबोसोम पर कहां लैंडिंग करेगा, कहां पर ये रुकेगा? तो याद रखना, जैसा इसका एंटी कोडोन होगा उसी के पूरक कोडोन वाले स्थान पर ये टीआरएनए रुक जाएगा, वहां पर आकर ये अमीनो एसिड को जो है रोकेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि कोडोन तो किसमें प्रेजेंट है, यानी बेटे कोडोन प्रेजेंट होगा किसके अंदर? यानी एमआरएनए के अंदर। आरआरएनए में ये एब्सेंट होगा और टीआरएनए में भी ये एब्सेंट होगा। उसके अलावा फिर आपको याद रखना है कि बेटे एंटी कोडोन, तो एंटी कोडोन एमआरएनए में तो ये एब्सेंट होगा, लेकिन जो है ये टीआरएनए में प्रेजेंट होगा। तो ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या का पता लग गया, श्वेतबर्ग इकाई की संख्या का पता लग गया, कोडोन क्या होते हैं, एंटी कोडोन क्या होते हैं, ये भी याद रखना। कोडोन एमआरएनए से संबंधित होंगे और एंटी कोडोन ये टीआरएनए पर पाए जाएंगे, जो कि कोडोन के पूरक नाइट्रोजन क्षारक होंगे। तो बेटे ये हमारे पास में 10th डिफरेंट है। आगे की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, तो अगला इसमें कुछ अंतर और पाए जाएंगे। तो वह अंतर भी यहां पर देख लेते हैं कि इधर यहां पर मेरे पास में है एमआरएनए, वापस बेटे मैं यहां पर ले लेता हूं यानी आरआरएनए, और एक यहां पर अपन ले लेते हैं यानी टीआरएनए। तो इनको एक बार फिर वापस अपन देखते हैं कि कौन कौन से अंतर यहां पर होंगे। और ये एमआरएनए और ये अपन ले लेते हैं यहां पर यानी लक्षण। तो लक्षण में अब 11वें नंबर का लक्षण क्या होगा उसे भी आप देख लीजिएगा, यानी 11वें नंबर का लक्षण, और ये लक्षण अपन लेंगे इनफॉर्मोसोम, इनफॉर्मोसोम। तो बेटे ये इनफॉर्मोसोम इसमें प्रेजेंट होगा और ये एक प्रोटीन का खोल होता है, प्रोटीन का खोल या प्रोटीन का एक आवरण होता है। इसमें ये एब्सेंट होगा और इसमें भी ये एब्सेंट होगा। अब आप कहोगे ये इनफॉर्मोसोम क्या होता है? तो बच्चों ये आपको भी पता है, अगर कोई टेक्नोलॉजी को अपन एक जगह से दूसरी जगह पर लाते हैं, अगर किसी टेक्नोलॉजी को अपन एक जगह से दूसरी जगह पर लाते हैं तो बड़ी सुरक्षा में लाते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जब एमआरएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना को केंद्रक से राइबोसोम पर लाएगा तो उसको बीच में एक डकैत मिलेगा जो इसको लूटेगा। तो उस डकैत से बचने के लिए ये एमआरएनए क्या करता है? अपने ऊपर प्रोटीन का खोल चढ़ा लेता है। तो बेटे उस डकैत का नाम है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो याद रखना, ये जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है ये बेटे एमआरएनए को बीच बीच में से तोड़ देता है, बीच बीच में से उसको ब्रेक कर
देता है। तो उससे बचने के लिए ये जो mRNA है ये अपनी सतह पर या अपनी सरफेस पर एक प्रोटीन का खोल लेकर आता है और उसी को अपन कहते हैं इन्फॉर्मोसोम। तो इन्फॉर्मोसोम किससे संबंधित होगा? ये mRNA से संबंधित है, बाकी rRNA और tRNA से संबंधित नहीं होता। उसके बाद में अपन 12वें नंबर का लक्षण बेटे यहां पर लें तो इन तीनों के कार्य लेते हैं, यानी ये कार्य करते क्या हैं? तो कार्य तो इनके नाम के आधार पर ही है, जैसे मैसेंजर आरएनए। तो बेटे मैसेंजर आरएनए है तो क्या करेगा? ये प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को केंद्रक से राइबोसोम तक लाएगा, ये मैसेज लेके आ गया। अगर राइबोसोमल है तो राइबोसोमल क्या करेगा कि राइबोसोम पर टीआरएनए और एमआरएनए की जो लैंडिंग साइट होती है जहां पर ये जुड़ते हैं उनके लिए स्थान देता है। और जो टीआरएनए है नाम से लग रहा है ना, ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि जो कोशिका द्रव्य में बेटे अमीनो एसिड बिखरे हुए हैं, तो उन बिखरे हुए अमीनो एसिड को उठा करके अलग अलग जगह से ये उठाता है और उठा करके कहां ले जाता है? राइबोसोम पर। तो इसका नाम पड़ गया ट्रांसफर आरएनए। तो यहां देखें कि एमआरएनए का काम क्या है, यानी प्रोटीन निर्माण की सूचना को, ये थोड़ा सा याद रखना, प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को केंद्रक से कहां ले जाएगा बच्चों? राइबोसोम पर ले जाता है, केंद्रक से राइबोसोम पर ले जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या कार्य हुआ एमआरएनए का? देखो ध्यान से, प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को केंद्रक से, और ये न्यूक्लियस से बेटे ध्यान रखना, ये केंद्रक से कहां ले जाएगा? राइबोसोम पर। तो इसी वजह से इसको मैसेज कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। तो किसका मैसेज? कोई लव मैसेज लेकर नहीं आ रहा है, कोई लव लेटर लेकर नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। क्या लेकर आ रहा है? प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को लेकर आ रहा है। और ये सूचनाओं को लेकर आएगा तो इसको लूटने वाला डकैत मिलेगा इसे, और उसका नाम क्या याद हुआ आपको? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो उससे बचने के लिए ये अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आता है, और उस बॉडीगार्ड का नाम क्या होगा? इन्फॉर्मोसोम। तो इन्फॉर्मोसोम इसे उस एंजाइम से बचाता है। तो ये तो इसका कार्य। उसके बाद में आ जाइएगा बेटे rRNA, नाम से लग रहा है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम पर क्या आने वाले हैं? एमआरएनए भी आने वाला है, और साथ में कहां आने वाला है बेटे? ये जो है क्या कहते हैं? टीआरएनए भी आने वाला है। तो यहां पर ये जो है, तो ये एमआरएनए के लिए, एमआरएनए व टीआरएनए के लिए राइबोसोम पर स्थल प्रदान करता है, जुड़ने के लिए स्थल प्रदान करता है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि ये जुड़ने के लिए स्थान देता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि जो ये राइबोसोम पर आएंगे तो ये rRNA इन दोनों की व्यवस्था देखता है, इनका अरेंजमेंट देखता है कि किसको कहां जुड़ना है। राइबोसोम पर अगर टीआरएनए आएगा तो उसे वह बड़ी इकाई से जोड़ेगा, और बेटे अगर एमआरएनए आएगा तो ये इसे छोटी इकाई से जोड़ेगा। तो यहां आप देख लें कि rRNA का जो फंक्शन था, rRNA का जो फंक्शन था बेटे, वह था mRNA और tRNA के लिए राइबोसोम पर स्थल प्रदान करना, यानी जुड़ने का स्थल प्रदान करना इसका कार्य है। और tRNA का काम क्या है? कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड्स को बेटे, अमीनो एसिड्स को राइबोसोम पर लाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। यानी जो टीआरएनए होता है ये कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्लों को लेकर कहां आएगा? राइबोसोम पर, क्योंकि राइबोसोम ही तो है
प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन बेटे ये तीनों आरएनए अपना अलग अलग काम करके प्रोटीन निर्माण की क्रिया को पूरा करते हैं। कैसे काम करते हैं कि एमआरएनए तो पहले प्रोटीन निर्माण की सूचना लाएगा, प्रोटीन निर्माण की इंफॉर्मेशन लाएगा, इंफॉर्मेशन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो टीआरएनए कच्चे माल के रूप में अमीनो एसिडों को कोशिका द्रव्य से ढूंढ ढूंढ करके कहां लाएगा, राइबोसोम पर। और आरआरएनए बेटे क्या करेगा, इन दोनों के लिए वहां पर स्थान देगा, इनकी व्यवस्था देखेगा, तो तीनों आरएनए सम्मिलित रूप से मिलकर यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जुड़ने का स्थान की बात करें बच्चों, तो एमआरएनए तो राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ेगा, और जो यहां पर आरआरएनए है यह बड़ी इकाई पर रहेगा, और टीआरएनए यह भी राइबोसोम की बड़ी इकाई पर रहेगा। तो इस तरह से आप यहां पर देखें कि बेटे हमारे पास में 3 आरएनए थे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तीनों का अपन ने तुलनात्मक अध्ययन किया। और यह अध्ययन आपको तभी याद होगा बेटे जब बार बार आप इसे रिपीट करेंगे। लगभग 13 लक्षणों के अंदर या 12 लक्षणों के अंदर हमने इन तीनों आरएनए को पढ़ा, तो इनको बार बार और लिख लिख कर याद करना, तो बच्चों ये याद हो जाएगा। अब यहां पर आपके बुक के अंदर बेटे जो है एनसीईआरटी में दे रखा है कि टीआरएनए की संरचना क्या है, तो मैं अब उस टॉपिक को लेता हूं, यानी टीआरएनए की संरचना। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगला पार्ट होगा बेटे, ये होगा टीआरएनए की संरचना। तो यहां अपन देखते हैं अगला जो टॉपिक हमारा होगा, ये टॉपिक होगा बेटे यानी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, यानी टीआरएनए की संरचना, टीआरएनए की संरचना। तो ये याद रखना कि टीआरएनए की संरचना को समझने के लिए या इसको समझाने के लिए बेटे एक मॉडल दिया गया। ये याद रखना, टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल के द्वारा, यानी ये जो टीआरएनए की संरचना है इसको बेटे एक मॉडल के द्वारा समझाएंगे या इसको जो स्थापित करेंगे, तो उस मॉडल का नाम होगा क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल। तो ये जो टीआरएनए की संरचना है, तो टीआरएनए की संरचना को समझने के लिए या टीआरएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बेटे होली एक नामक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया और उस मॉडल का नाम है क्लोवर लीफ मॉडल। तो ये मॉडल जिसको द्वारा दिया गया था, तो ये मॉडल दिया गया बाय होली। तो याद रखना ये मॉडल किसने दिया, होली ने दिया। अब ये मॉडल देखते हैं कि ये मॉडल दिखता कैसा है, यानी यहां पर अपन देखते हैं तो बेटे क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ का माने होता है लौंग की पत्ती वाला मॉडल, लौंग की पत्ती के जैसा। तो यहां अपन देखते हैं कि ये हमारे पास में ये कोई मॉडल्स है, तो यहां आप देखिएगा बेटे यहां पर ये टीआरएनए की संरचना आपको नजर आएगी। ये टीआरएनए की संरचना है। अब टीआरएनए की संरचना आपको बेटे क्या नजर आ रही है कि टीआरएनए तो डबल स्ट्रैंड है, क्योंकि यहां पर आप देखो दोहरी श्रृंखला, तो नहीं बेटे इसका ये जो सिरा है ये तो 3 डेज होगा, और ये जो सिरा है यहां पर ये होगा इसका 5 डेज। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि 3 डेज और 5 डेज को मिलाकर खींच दो, तो आपको ये कैसा नजर आएगा, एकल स्ट्रैंड ही नजर आएगा। लेकिन आमने सामने पूरक नाइट्रोजन सारक आ जाने के कारण बेटे ये हमें कैसा दिखाई देगा, डबल स्ट्रैंड दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में टीआरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसमें देख लो आप कि इसकी दिशा 3 डेज टू 5 डेज ही रहेगी। ये जो 3 डेज दिशा है बेटे यहां पर होता है हाइड्रोक्सिल समूह, और यहां पर 3 अयुग्मित नाइट्रोजन सारक होते हैं ACC, और जी पर एक ही होता है
है बेटे 5 पर, वो होता है जी। तो ये भी आप देख ले कि यहां जो है ये पहला स्थान होगा इसका, इसको बोलेंगे अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट, यानी यहां पर ये जो है ये है अमीनो एसिड ग्राही स्थल, अमीनो एसिड ग्राही स्थल। यह अमीनो एसिड का पहला स्तर है बेटे, अमीनो एसिड ग्राही स्थल। यह दूसरा स्थल है जिसको अपन कहेंगे टी साइसी लूप, और इस लूप पर ये ए जी सी बेटे सी जी 1 2 3 4 5 और ये जी और ये ए, ये 7 अयुग्मित नाइट्रोजन सारक यहां पर पाए जाएंगे, और ये है टी साइसी लूप, ये ध्यान रखना। दूसरा लूप है बेटे, तो इस लूप को यहां पर कहेंगे पहचान लूप। ये लूप है यहां पर पहचान लूप, और पहचान लूप पर इस तरह से यहां पर जैसे ये जी है, ये जी है और ये जी है, तो बेटे इनको कहते हैं एंटीकोडोन। ये यहां पर प्रेजेंट है और ये है एंटीकोडोन। अब इनका काम क्या होगा कि इनका काम ये होगा कि जो एमआरएनए है, जो बेटे एमआरएनए होता है, एमआरएनए, उस एमआरएनए पर अपनी जगह को पहचानते हैं। तो यहां आप देख लें कि पहचान लूप, तो पहचान लूप पर कितने अयुग्मित नाइट्रोजन सारक हैं? 3, और इन 3 अयुग्मित नाइट्रोजन सारकों को कहा जाता है एंटीकोडोन। उसके बाद में ये यहां पर ये तीसरा है बेटे, ध्यान रखना, ये तीसरा लूप है, और ये चौथा यहां पर तीसरा जो है हो गया। अब ये चौथा लूप हमारे पास में यहां पर है, और इस लूप को कहेंगे बेटे, ये फोर्थ लूप है जिसको कहेंगे DHU लूप। DHU इसकी फुल फॉर्म मैं भी बता दूंगा, और इस पर 12 अयुग्मित नाइट्रोजन सारक पाए जाते हैं, ए जी सी सी जी ए सी जी सी सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12, तो इस पर 12 अयुग्मित नाइट्रोजन सारक होते हैं। और ये जो लूप है, इस लूप का नाम है बेटे यानी डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप। तो ये आपको याद रखना है कि ये टीआरएनए की संरचना है। तो टीआरएनए की संरचना के आधार पर बेटे इसे अपन 4 भागों में बांटने वाले हैं। 4 भागों में मेरा पहला पार्ट होगा अमीनो एसिड ग्राही स्थल, जहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर क्या होगा कि बेटे यहां पर अमीनो एसिड आते हैं, ध्यान रखना, अमीनो एसिड आकर इस जगह पर यहां पर जुड़ेंगे, यानी यहां पर जुड़ेंगे। तो इसकी संरचना देखिएगा, तो पहला तो होगा अमीनो एसिड ग्राही स्थल, दूसरा होगा संधि लूप, तीसरा होगा पहचान लूप, और चौथा होगा यहां पर यानी जो है DHU लूप। तो यहां आप देख लीजिएगा बच्चों, ये यहां पर टीआरएनए की संरचना, तो टीआरएनए की संरचना में यह है अमीनो एसिड ग्राही स्थल। तो यहां पर क्या होगा कि ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए के पास में OH ग्रुप होगा, और इसी तरह से OH ग्रुप यहां पर OH, और ये यहां पर कोई सा RRNA है या अमीनो एसिड है, तो ये यहां पर ये अमीनो एसिड है, तो इनके बीच में बेटे ये H2O यहां से बाहर निकलेगा, और ये माइनस यहां पर H2O, और यहां हो जाएगा अमीनो एसिड और ये टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो आपको इतना याद रखना है कि एक हाइड्रोक्सिल समूह तो टीआरएनए का और एक हाइड्रोक्सिल समूह है अमीनो एसिड का, ये दोनों आपस में मिलेंगे, जल का अणु बाहर निकलेगा, और जल के अणु बाहर निकलने के साथ ये अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाएगा, तो फिर इसको आप कहोगे अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो इसका पहला जो स्थान है या इसका जो पहला पार्ट है वह है अमीनो एसिड ग्राही स्थल, जिस स्थान से यह अमीनो एसिड को ग्रहण करेगा। तो बेटे ये 3 डेज एंड पर होगा, याद रखना, ये 3 डेज एंड पर होगा, जहां पर पहले से एक हाइड्रोक्सिल समूह होगा, और यह अमीनो एसिड के हाइड्रोक्सिल समूह से क्रिया करके वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से ये वहां पर जुड़ जाएगा। दूसरा समूह यहां पर बेटे टी साइसी, यानी इसको आप बोल सकते हो संधि लूप, यानी इस लूप की सहायता से टीआरएनए कहां पर जुड़ेगा? राइबोसोम पर जुड़ता है।
राइबोसोम पर जुड़ता है। यानी ये ध्यान रख लेना कि ये जो टीआरएनए है अपने संधि लूप की सहायता से ये राइबोसोम की बड़ी इकाई से जाकर जुड़ता है। तो ये आपको क्या याद हो गया, यानी संधि लूप याद हो गया। उसके बाद में बेटे पहचान लूप है, तो पहचान लूप की सहायता से ये कहां, एमआरएनए पर, याद रखना एमआरएनए पर अपने स्थान को पहचानता है। एमआरएनए पर स्थान को पहचानता है, तो ये आपको याद रखना है कि जो तीसरा लूप है इसका, यहां पर आपको याद रखना है जो तीसरा लूप है बेटे इसका, यानी ये थर्ड लूप जो है, तो ये जो थर्ड लूप है, तो थर्ड लूप कौन सा लूप है, रिकॉग्नाइज या पहचान लूप। सबसे विशिष्ट लूप है बेटे, ये ध्यान रखना, सबसे विशिष्ट लूप है ये। सबसे विशिष्ट लूप क्यों है, क्योंकि ये जो एंटीकोडोन है ना, ये एंटीकोडोन 61 प्रकार के होंगे, तो 61 प्रकार के ही टीआरएनए होंगे, क्योंकि हर टीआरएनए का जो एंटीकोडोन होता है ये अलग अलग होता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि चार स्थानों से ये पहचान लूप एक ऐसा स्थान है जो सबसे विशिष्ट है। यानी हर टीआरएनए के अंदर ये लूप अलग अलग होगा, क्योंकि हर टीआरएनए का एंटीकोडोन अलग अलग होता है। तो बेटे जो एंटीकोडोन, ये पहचान लूप है, पहचान लूप पर क्या प्रेजेंट है, एंटीकोडोन, और ये एंटीकोडोन की सहायता से ही टीआरएनए एमआरएनए पर अपने स्थान को पहचानता है और वहीं उसी कोडोन के अनुसार अमीनो एसिड को लाता है। तो ये हो गया हमारे पास में पहचान लूप। चौथा जो लूप है बेटे वह है डिहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, और ये जो लूप होता है यहां पर एक अमीनो एसिड एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होता है जो अमीनो एसिड को सक्रिय करता है। तो ये काम करता है, यानी अमीनो एसिड को सक्रिय, क्योंकि यहां पर बेटे एक एंजाइम होता है अमीनो एसाइल एंजाइम, और वो जो अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होता है वो इस पर पाया जाता है डीएचई लूप पर, जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन, और वह एंजाइम अमीनो एसिड को सक्रिय करने के काम आता है। तो इस तरह से ये आपके सामने है टीआरएनए की संरचना। और इसी के साथ में बेटे ये आज का हमारा टॉपिक था जिसका नाम था आरएनए। तो आरएनए को आज अपन ने रीड किया और उम्मीद है कि बेटे आपको समझ में आया होगा। बस एक बार बेटे इसको रिवीजन जरूर कर लेना, और इसको एक बार मैं आपको फिर जो है दोहरा देता हूं कि आरएनए जो होता है वह सिंगल या एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह आपको याद हो गया। अपवाद आपने याद कर लिया होगा, एक तो रियो वायरस और एक उंड ट्यूमर वायरस। ये दो ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है। उसके बाद में ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है इसकी दिशा आप याद कर लेना बेटे, इसकी दिशा हमेशा 3 डेज से 5 डेज की तरफ ही रहेगी। चूंकि आरएनए सिंगल श्रृंखला का बना होता है तो ये चारगोफ रूल का पालन और ये सार अनुपात का पालन नहीं करता है। फिर आनुवांशिकता के आधार पर बेटे आरएनए को अपने 2 भागों में बांटा, एक तो जीआरएनए और एक होता है बेटे यहां पर नॉन जेनेटिक आरएनए और जेनेटिक आरएनए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आरएनए होता है बेटे इनके निर्माण में 3 प्रकार के अणुभाग लेते हैं। एक तो होगा वही नाइट्रोजन सारक। तो नाइट्रोजन सारक में आपको याद रखना है कि आरएनए के अंदर बेटे यानी यूरेसिल होगा, थायमिन नहीं पाया जाएगा। उसी तरह से आपको शुगर याद रखनी है कि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज नहीं होती है। उसके बाद में बेटे यहां पर फॉस्फेट समूह तो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो समान ही रहता है। तो आरएनए का निर्माण भी 3 प्रकार के अणुओं से होगा, एक तो नाइट्रोजन सारक, दूसरी शर्करा और तीसरा फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन सारक बेटे वही 4 प्रकार के होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बस ये याद कर लेना कि इसमें यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन एब्सेंट होता है। शुगर की बात करें बेटे तो इसमें राइबोज प्रकार की शर्करा होगी जो कि डीएनए के अंदर नहीं पाए जाते, ये केवल आरएनए के अंदर होती है। फॉस्फेट की बात करेंगे अपन तो फॉस्फेट उसमें वही H3PO4 के रूप में पाया जाता
जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना बेटे, वही पहले नाइट्रोजन क्षारक और शुगर ये मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएगी, और न्यूक्लियोसाइड में जैसे फॉस्फेट जोड़ोगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। तो 4 प्रकार की तो न्यूक्लियोसाइड इसके अंदर होगी और 4 प्रकार की ही न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर होगी। फिर उसके बाद में बेटे आरएनए के टाइप्स अपन ने देखे, तो एक तो जेनेटिक आरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए, है ना। जेनेटिक आरएनए तो नॉर्मली प्लांट वायरसेस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो नॉन जेनेटिक आरएनए है ये 3 प्रकार का होगा बेटे, और इन तीनों प्रकार में एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, और इनका तीनों का तुलनात्मक अध्ययन अपन ने किया। तो इसको थोड़ा लिख लिख के याद करना, समझ के याद करना, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो बेटे ये टॉपिक था आज का हमारा, यानी आरएनए। तो इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, अच्छा रहो, सुरक्षित रहो। ओके बेटे, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।